नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 10th of February 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। पढ़ने से पहले नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन सेशन में देखिएगा, एक लिंक दिया हुआ है जिसको अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ ऑफ दिस होल वेरी सेशन। यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड यू कैन टेक योर नोट्स आउट ऑफ इट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले इस चीज को जरूर बता देता चाहता हूं दैट इफ यू वांट टू गेट the access of a booklet जिसमें 1 year Assam current affairs, 1 year's national and international current affairs as well as 6 odd MCQs के जो compilations दिए हुए, if you at all want to download, I mean get its access, then you can order the hard copy of it. Yes, it will cost you 999 rupees only, and for ordering that hard copy you can call directly to this number, right? You will be directly getting the access to it. चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं, डाउन टू अर्थ से लिया गया है। बात किया जा रहा है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के रिलेटेड, राइट? नाउ ऑनगोइंग 5th जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस के जो डिस्कशंस कैरी आउट किए गए हैं उसमें बोला गया है दैट देखो भाई, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो दुनिया में है उसमें फंडिंग गैप के कारण उसकी प्रोटेक्शंस प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है। देखो कोई भी चीज को, कोई भी अगर रीजन को अगर आप कंजर्व करना चाहोगे तो उसके पीछे एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। एफर्ट लगाओगे कैसे भाई? ऐसा थोड़ा ना होगा, उसके पीछे खर्चा करना पड़ेगा ना। बट वो फंडिंग आएगा तब ना आप खर्चा करोगे, राइट? तो वो जब फंडिंग नहीं आएगा तो कैसे करोगे? तो इसीलिए बोला गया है दैट नेशंस ने जो है इस कांग्रेस, ये जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया का कांग्रेस हुआ था उसमें सबने एग्री किया है दैट जी हाँ, हमारे को प्रोटेक्ट करना है 30%। जी हाँ, प्रोटेक्ट 30% ऑफ द प्लैनेट का लैंड एंड ओशन बाय द ईयर 2030, राइट? इनफैक्ट 70% ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो है ना, ये इसमें क्लियरली मेंशन किया गया दैट ये लेकिन अंडर फंडेड है। बिल्कुल इसमें फंड नहीं किया जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी रिकॉग्नाइज दैट, बट स्टिल उसमें फंडिंग की कमी है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द करंट जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है वो कहां पर लाई करता है? कोस्टल एरियाज में। वाइल ओनली 2% जो है ना वो हाई सीज में, मरीन जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो हाई सीज में और उनको सिर्फ प्रोटेक्ट किया गया है। बट देयर इज अ मेजर चंक ऑफ दीज एरियाज विच आर नॉट स्टिल प्रोटेक्टेड। इंडिया की अगर बात करें तो अगेन ये वन ऑफ द, मतलब इनको माना जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट कंजर्वेशन टूल ऑफ मरीन हैबिटेट। अगर मरीन हैबिटेट को इन लार्ज हमें अगर सेव करना है तो यस, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को भी हमें बचाना पड़ेगा। इनफैक्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को अगर हम लोग बचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर जो एक बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, मरीन बायोडाइवर्सिटी, जैसे फॉर एग्जांपल कोरल रीफ्स, आपने सुना होगा। कोरल रीफ की अगर बात करें ना तो कोरल रीफ are distributed at around 0.1% of the marine area, but still ये 25% of marine biodiversity contain करती है, राइट? तो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को अगर हमें बचाना है तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट क्लाइमेट स्मार्ट, अगर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को हमें बचाना है तो यस, अगर हम लोग क्लाइमेट स्मार्ट तरीके से उसको बचाए तो यस, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी उनको बचाया जा सकता है, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट बोला गया देयर आर टोटल ऑफ अराउंड 31 मेजर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, है ना, जो क्या कवर करता है कोस्टल एरियाज को अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, राइट? अब मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इंडिया में है कौन कौन, वो भी चीजें हमको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे उड़ीसा में है भितरकनिका, है ना, गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ, वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार। देन कम्स मरीन सेंचुरीज, अगर इंडिया में देख लोगे तो वो भी बहुत सारे। ओवरऑल ये तो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के ही पार्ट है, राइट? महाराष्ट्र में थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, वेस्ट बंगाल में वेस्ट सुंदरबन, ऑफ कोर्स दादर नागर हवेली में दादर नागर हवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उड़ीसा में करी माता, दमन दीव में फुदाब, देन कम्स आंध्र प्रदेश में कृष्णन, गोवा में चराव आइलैंड, उसके बाद महाराष्ट्र में मालवान मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उड़ीसा में चिलिका, राइट? तो यही सब है। उसके बाद और भी देखो, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरल। तो ये एक काम करो, just take the screenshot of it, है ना, so that you can, it will be easier for you। और screenshot अगर नहीं भी लोगे तो कोई बात नहीं, we will be sharing it with you guys, right? So it will be easier for you to access from there। Anyways, चलो बात करते हैं QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन के बारे में। नाउ बोला जा रहा है कॉइन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करने के लिए आरबीआई प्रिपेयर कर रही है एक पायलट प्रोजेक्ट, और वो पायलट प्रोजेक्ट है क्या?
QR code based coin vending machine, that is QCVM, in collaboration with few of the leading banks. Now ये जो QR coded coin vending machine है, यह एक कैशलेस कॉइन डिस्पेंसर है। देखो जैसे आप एटीएम में जाते हो, आप क्या करते हो, एटीएम में कार्ड घुसाते हो, राइट, तो वो कॉइन दे देगा। बट ऐसे बहुत सारे मशीन है दुनिया में जहां पे आप सिंपली, आपको अगर पैसे घुसाओगे ना तो आपको कॉइन मिल जाएगा, राइट। बट ये जो मशीन होगा ना, क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन, वहां पे क्यूआर कोड लगा हुआ रहेगा, आप अपने यूपीआई से उसको पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको कोई भी कार्ड नहीं ले जाना है, कोई भी पैसे उसमें नहीं घुसाना है, आपको सिंपली क्या करना है, यूपीआई से उसको स्कैन करके आप बता दीजिएगा आपको कितने का पैसे चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपए का कॉइन चाहिए, ठीक है, तो आप वहां पे क्लिक 100 रुपए का स्कैन करके आप पेमेंट कर दोगे। जैसे पेमेंट करोगे ना, वो एक एटीएम टाइप का मशीन रहेगा जहां से आपको कॉइन मिल जाएगा। समझ रहे हो बात? तो वही बोला गया, ये कैशलेस कॉइन डिस्पेंसर है। कैश आपको नहीं चाहिए अगर आपको कॉइन से निकालना है तो, ठीक है। और ये किस में काम करेगी, आपको जो पैसे पेमेंट कीजिएगा, आप सिंपली यूपीआई से इसको डेबिट करवा सकते हैं। इनफैक्ट अनलाइक द ट्रेडिशनल कैश बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन, कहा जा रहा है ये जो क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन होगा ना, इट वुड नॉट रिक्वायर बैंक नोट टेंडरिंग या फिर वैलिडेशन। In fact, this will offer ease and ready access to coins to the customer via the UPI facility. UPI facility के थ्रू ही कस्टमर्स अगर चाहे तो कॉइन्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो इससे फ्यूचर में हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट कॉइन बेस्ड इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं सरकार इनडायरेक्टली प्रमोट करना चाहती है इससे। यस, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। बोला जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो अगर देख लीजिए इतना के लिए, वो है 51,000 करोड़, राइट, डाउन 21% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। नाउ डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, देखो इसलिए ये न्यूज था बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो है वो घट गया। अब देखो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता क्या है, वो चीज को समझ जाओ, उसके बाद आप समझना इस वाले पॉइंट को, दैट ये क्यों ऐसा चीज बोला गया, ठीक है। तो पहले तो डिसइन्वेस्टमेंट को समझते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट में होता है, जैसे सोचो कोई सरकारी एसेट हो, है ना, से एग्जांपल एक सरकारी जमीन हो, राइट, उस सरकारी जमीन का कोई काम ही नहीं हो रहा है ना, तो या फिर फ्यूचर में भी कोई काम नहीं है, तो उसके केस में क्या करेगी सरकार, सोचती है चलो भाई इसको निकाल देते हैं, इसको सेल ऑफ कर देते हैं, उससे पैसे जो भी मिलेंगे वो सरकार के एक्सचेकर में घुस जाएगा, है ना। सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, इसमें सेल या फिर लिक्विडेशन किया जाता है एसेट का बाय द गवर्नमेंट, और वो जो एसेट होता है यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का एसेट या तो होगा, माफ करिएगा, हाँ, यूजुअली वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या फिर प्रोजेक्ट या फिर एनी सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होंगी उसमें, ठीक है। और गवर्नमेंट ये डिसइन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज क्यों करती है, जिससे रिड्यूस कर सके फिजल बर्डन। बहुत समय सरकार के ऊपर फिजल बर्डन होता है, तो सरकार को भी पैसे चाहिए यार इवेंचुअली, है ना, तो वो इस टाइप के डिसइन्वेस्टमेंट करके वो उस टाइप के पैसे जुगाड़ती है सरकार, ठीक है। एंड ऑल्सो टू रेज द मनी फॉर मीटिंग द स्पेसिफिक नीड्स, जैसे ब्रिज द रेवेन्यू शॉर्टफॉल फ्रॉम अदर रेगुलर सोर्सेज। बाई चांस सोचो ना, अगर रेगुलर सोर्सेज से जैसे अगर रेवेन्यू शॉर्टफॉल कर गया, तो उस केस में एटलीस्ट इन एसेट्स को बेचकर कुछ तो पैसे मिल रहा है। इससे क्या होगा, देखो सरकार तो चलनी है ना, जो भी करोगे सरकार तो चलनी है, भले ही किसी बाहर से उधार लेकर क्यों ना चलाना पड़े, बट स्टिल सरकार तो चलेगी जो हो जाए, राइट। तो ठीक है, आप अगर डिसइन्वेस्टमेंट करके अगर पैसे अगर सरकार को मिल जा रहे, तो सरकार को उधार लेने की जरूरत पड़ रही है नहीं ना। तो वही चीज यहां पर मेंशन किया हुआ। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर दीपम, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो दीपम है वो नोडल डिपार्टमेंट है फॉर द स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर एसेट्स, राइट। नेक्स्ट डाउन टू अर्थ का ये न्यूज था धमाल्स के बारे में। धमाल्स क्या है, देखो एक न्यू डॉक्यूमेंट्री फोकस किया गया जिसमें क्लियरली फोकस है ऑन द म्यूजिक एंड डांस परफॉर्म्ड बाय द सिद्दी कम्युनिटी इन गुजरात, जिसको हम लोग धमाल कहते हैं। तो धमाल क्या है, ये एक मिक्स है किसका, सूफी और अफ्रीकन म्यूजिक और डांस ट्रेडिशन का, राइट। अच्छा, ये पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ सिद्धीज जो होती है ना, उनको सिग्निफाई करती है, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे ईस्ट अफ्रीकन परकशन इंस्ट्रूमेंट जैसे मुसिंदो एंड स्लो थंपिंग ऑफ फीट किया जाता है, दैट इज फीट का जो थंपिंग किया जाता है, एक माफ कीजिएगा गाइस, हाँ, देयर इज अ स्लो थंपिंग ऑफ फीट, दैट इज फीट टेकिंग, जैसे फीट को थंप नहीं किया जाता है ऐसे करके, मतलब ये लोग देखो ना, देख रहे हो यहां पर,
ये क्या कर रहा है, पैर को जो ऊपर से नीचे कर रहा है, थंप किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज कुछ की जाती है। एंड धमाल सा परफॉर्म किस लिए किया जाता है? ऑफ कोर्स ये जो कम्युनिटी है ना, सिंधी कम्युनिटी, इनके स्पिरिचुअल लीडर्स जैसे बाबा गौर, माए मिश्रा, बाबा हबास, है ना, उसके बाद सिद्दी नबी सुल्तान, इनको याद किया जाता है और इनके याद पे ही ये वाली डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस की जाती है जिसका नाम है धमाल। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, युवा संगम पोर्टल। युवा संगम पोर्टल क्यों न्यूज में था भाई? क्योंकि युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को फाइनली लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है, ये इसका मेन फोकस रहेगा ऑन कंडक्टिंग एक्सपोजर टूर ऑफ यूथ which will comprise of students and off campus youngsters from northeastern states to other states and vice versa. In fact बोला जा रहा है युवा संगठन जो पोर्टल है ये प्रोवाइड करेगा एक इमर्सिव मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस इन वेरियस फेसेट्स अंडर द 4 ब्रॉड एरियाज। और वो एरियाज कौन है? पर्यटन, परंपरा दैट इज ट्रेडिशन, प्रगति जैसे डेवलपमेंट, और परस्पर संपर्क दैट इज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, राइट। तो याद रखिएगा दिस इज ऑल अबाउट युवा संगठन पोर्टल। युवा संगम जो है ना, ये सेलिब्रेट करता है इंडिया का डाइवर्सिटी और साथ ही साथ रिजुविनेट करता है स्पिरिट ऑफ वननेस दैट हम लोग सब कोई एक है। इनफैक्ट हाईलाइट करता है स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। यूथ बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 13 जो है वो टेक पार्ट करते हैं इस प्रोग्राम में। और किस मिनिस्ट्री के अंडर इसको एक्टिव किया जाता है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, राइट। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन? क्योंकि हमें ये फोकस करना पड़ेगा दैट ये युवा संगम ये जो फोकस करता है वो है एक्सपोजर टूर्स टू यूथ ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑफ कैंपस यंगस्टर्स टू कहां से? फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू अदर स्टेट्स, और साथ ही साथ अदर स्टेट्स टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट युवा संगम पोर्टल जो है ये कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड कर रहा है टू द मेनलैंड इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया? यस, एब्सोल्युटली, राइट। चलो अब जो हुआ इसके ऊपर में हम लोग कुछ एमसीक्यू पूछ लेते हैं आपसे। एमसीक्यू अगर देखो, सबसे पहला यहां पे एमसीक्यू जो कल पूछा गया था वो था व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजी सुरक्षा कैंपेन एंड G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। 4 ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें सही ऑप्शंस क्या था बताओ तो? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि इसमें वेबसाइट को कैसे ब्राउज किया जाए सेफली वो सिखाया जा रहा था। इसमें बताया जा रहा था कैसे ऑनलाइन पेमेंट किया जाए, कैसे ट्रोलिंग से, साइबर बुलिंग से, सेक्सटॉर्शन से बचना है, ये सब कुछ सिखाया जा रहा था। तो यस, ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, धमाल्स इज अ डांसिंग ट्रेडिशन परफॉर्म्ड इन द मेमोरी ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग कम्युनिटी? लेप्चा कम्युनिटी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सिद्धि कम्युनिटी फ्रॉम गुजरात, मिश्मी कम्युनिटी फ्रॉम अरुणाचल, या फिर इरुलास कम्युनिटी फ्रॉम तमिलनाडु। नीचे में कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को बिल्कुल से लिखिएगा दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट। आई विल बी वेटिंग टू सी द आंसर एंड दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।